सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में हम बातचीत करते हैं कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नत बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं, विश्वगुरु बन सकते हैं। इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए हमने कल बातचीत की थी कि भारत अगर यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन के साथ कदम ताल करते हुए आज यदि खड़ा है, आज यदि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी भारत विकसित देशों की दहलीज पर खड़ा है और विकासशील देशों में पिछड़े देशों को आगे आते हुए इन 70 सालों में जो तरक्की की है, उस तरक्की का मूल कारण क्या है, कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर हम स्वावलंबी बन सकते हैं। कल के एपिसोड में हमने बातचीत की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, कैसे आज़ादी से पहले देश के अंदर लगभग 200 वैज्ञानिक विदेशों से बाहर आए, विदेशों से भारत आकर उन्होंने भारत के अंदर विज्ञान के, तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में भारत को ऊंचा उठाना शुरू किया। किस प्रकार से 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, 1964 में चाइना, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए ये 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके थे। 1965 में फिर भारत को एक युद्ध झेलना पड़ा। 1966 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो 1968 में इन 5 देशों ने दादागिरी दिखाते हुए एक संधि पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की कि दुनिया के 200 देशों को इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। वो संधि क्या थी कि ये 5 देश केवल अपने पास परमाणु बम रखेंगे, बाकी दुनिया के किसी भी देश को परमाणु बम रखने का, परमाणु बम बनाने का, परमाणु के ऊपर टेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस संधि में जब भारत ने कहा कि आप अपने परमाणु बम कब खत्म करेंगे, तो इन 5 देशों ने बहुत धृष्टता के साथ कहा कि हम तो बम रखेंगे लेकिन किसी दूसरे देश को बनाने नहीं देंगे। तो भारत ने कहा कि यह अन्याय और अत्याचार है, हम इससे सहमत नहीं हैं। भारत ने उसका विरोध किया। 1966 में हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उसके बाद 1968 के बाद 1972 में इंदिरा गांधी जी के सामने देश के वैज्ञानिकों ने यह कहा कि हम परमाणु बम बना सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने हरी झंडी दी और 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध मुस्कुराए थे। पहली बार भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया। CIA अमेरिका और विकसित देशों को बहुत मिर्च लगी, उनको ये लगा कि बहुत उनका अपमान हुआ है, उनको पता नहीं लगा कि भारत ने कैसे परमाणु बम बना लिया। भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा कि हम किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहते, हम किसी को की सीमाओं के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहते, हम अपने देश की रक्षा के लिए ये परमाणु बम बनाना चाहते हैं, शांति के लिए बनाना चाहते हैं, भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाना चाहते हैं। उस परमाणु बम के टेस्ट में हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन बहुत सी उपलब्धियां हासिल करनी अभी बाकी थी। तो एक और परमाणु टेस्ट करने की आवश्यकता थी। वो जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो यूरेनियम का टेस्ट था, हाइड्रोजन का टेस्ट करना और बाकी था। तो उसके लिए 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक योजना बनाई कि हम परमाणु बम का टेस्ट करें। 1974 के बाद ही CIA चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी कि भारत दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना करे। नरसिम्हा राव जी ने टेस्ट करने की तैयारी शुरू की। CIA को, अमेरिका को पता लग गया, उन्होंने दबाव बनाया कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, भारत देश के साथ कोई दूसरा देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कोई लोन नहीं दिया जाएगा, आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी, आपको कोई फ्यूल एनर्जी नहीं दी जाएगी। तो भारत को रोक दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही उनका पहला स्टेप यही था कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना है। इसलिए नहीं कि हमें दूसरे देश को कैप्चर करना है, बल्कि इसलिए कि जब हम शक्ति होती है तो उसके बाद शांति की बात करते हैं तो पड़ोसी सुनता है। जब हम शक्तिशाली नहीं होते और उसके बाद हम शांति की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो वो केवल खोखले सिद्धांत होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संकल्प लिया था कि भारत को शक्तिशाली बनाना है और शक्ति के साथ हमें शांति की बातें करनी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ लगकर, डॉक्टर चिदम्बरम के साथ लगकर, डॉक्टर राजा रमन्ना के साथ लगकर, वसंत राय चौधरी जी, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन सारी परंपराओं के ऊपर आगे चलते हुए 18 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली। शपथ लेने से पहले ही
उन्होंने चिदम्बरम और कलाम जी के साथ मिलकर योजना तय की कि हमें परमाणु बम का टेस्ट करना है। 26 अप्रैल का दिन तय किया गया। 26 अप्रैल के आसपास डॉक्टर चिदम्बरम जी की बेटी की शादी थी। डॉक्टर चिदम्बरम तैयार थे कि हम परमाणु बम का टेस्ट करेंगे, मैं शादी छोड़ दूंगा, लेकिन उससे खतरा यह था कि अगर परमाणु प्रोजेक्ट के, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट यदि गायब रहते हैं शादी से, तो CIA की नज़र उसके ऊपर पड़ सकती है। तो उस डेट को टाला गया। 11 मई की डेट तय की गई। पोखरण की परमाणु रेंज में USA के 4 सैटेलाइट को धोखा देते हुए, झांसा देते हुए, उनकी नज़रों से बचकर भारत की सेना की ड्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक रहे। वो अलग अलग ट्रैवल करते थे, अलग अलग तरीके से परमाणु बम बनाया गया। एक का नाम व्हाइट हाउस रखा गया, एक का नाम ताजमहल रखा गया। और पोखरण की इस रेंज में 11 मई को बुद्धा मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, शक्ति के नाम से इस परमाणु बम की, परमाणु शक्ति की यात्रा शुरू की। CIA इसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। CIA की नज़र रखते रखते चोरी छुपे गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर इक्विपमेंट सेट किए गए। इन सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपना पूर्ण पुरुषार्थ किया। सेना की इंजीनियरिंग कोर उनके साथ लगी। इंजीनियरिंग कोर ने सैटेलाइट को धोखा देने के लिए, झांसा देने के लिए वहाँ पर वो क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित करते थे, ये ताकि सैटेलाइट को ये लगे कि ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसा झांसा देने के लिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई। न्यूक्लियर रेडिएशन ना फैले उसके लिए प्याज मंगवाई गई। जो बम मंगवाया गया वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से मंगवाया गया। उसको जो कैरी किया गया वो कैरी भी ऐसे किया गया बिना किसी सुरक्षा के, ताकि एजेंसीज की नज़र में ये हमारा प्रोजेक्ट ना आए। और 11 मई को भारत ने एक टेस्ट किया। अब ये परमाणु की ताकत कितनी होती है आप अंदाजा लगा लीजिए। 100 किलो का यदि परमाणु बम है तो उसके अंदर ताकत होती है 20,000 टन, 20,000 TNT टन। जैसे 20,000 किलो विस्फोटक के अंदर जो ताकत होती है जिससे बम बनता है, 20,000 एक किलो के बम और 100 किलो परमाणु बम वो बराबर होगा तो ये उसकी ताकत होती है। तो परमाणु बम, परमाणु टेस्ट किया गया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का टेस्ट भी किया गया। और ये सारे टेस्ट करते हुए भारत ने आधा किलो टन का, 0.2 किलो टन के ये टेस्ट किए। और इन टेस्ट करने में उन्होंने ये पूरे टेस्ट कर लिया कि हम परमाणु बम बनाएं तो उसको पोर्टेबल कैसे बनाया जाए, उसको मिसाइल के अंदर कैसे लगाया जाए, उसको हवाई जहाज के अंदर कैसे सेट किया जाए, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कैसे किया जाए। ये टेस्ट करने के बाद CIA को, अमेरिका को फिर बहुत मिर्ची लगी, फिर उसकी खूब किरकिरी हुई, क्योंकि CIA और अमेरिका ये मानते थे कि हमने 4 सैटेलाइट भारत के ऊपर लगाए हुए हैं और भारत अब न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं सकता। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत को फिर से दबाने की कोशिश की गई। और देखिए ये वो समय था 1998 का। एक संधि 1968 में बनाई गई, NPT की संधि बनाई गई। उस संधि में यह कहा कि सारे देश इसके ऊपर साइन करेंगे और दादागिरी दिखाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए केवल 5 देश परमाणु बम रखेंगे। वो अपने बम समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया का किसी भी देश को बम बनाने नहीं देंगे। तो भारत ने कहा कि चाइना ऐसा देश है जो भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो हम जब तक चाइना के पास परमाणु बम है तब तक हम इस संधि के ऊपर साइन नहीं कर सकते। तो 1968 की NPT के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। 1974 में फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की एक और संधि बनाई गई। उस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की संधि से भी भारत को 1974 में, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उससे भारत को बाहर रखा गया। भारत को जो पहले यूरेनियम और न्यूक्लियर सप्लाई मिलती थी, फ्यूल की सप्लाई मिलती थी, कंपोनेंट की, टेक्नोलॉजी की सप्लाई मिलती थी, क्योंकि उससे पहले भारत ये कहता था कि हम केवल जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं वो ऊर्जा के उपयोग के लिए कर रहे हैं, उसके लिए रिएक्टर बना रहे हैं। उस रिएक्टर के बाद भारत ने 1974 का पहला टेस्ट किया था। तो 1974 में NPT NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से भारत को बाहर कर दिया जाता है। और 1996 में CTBT की संधि आती है। वो CTBT की संधि भी भेदभावपूर्ण होती है, वो भी दूसरे देशों को परमाणु बम बनाने से रोकती है। और ये जो NPT की संधि है, इसका जो समय है 1968 में जो बनाई गई थी, 1995 में ये समय समाप्त होने वाला था। लेकिन चीन UN की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का प्रयोग करते हुए इसका समय बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि भारत को दोबारा से दबाया जा सके, भारत को 5 देशों के ग्रुप में शामिल ना किया जा सके, भारत को ऑथराइज रूप से न्यूक्लियर पावर कंट्री का दर्जा ना दिया जाए, न्यूक्लियर
परमाणु शक्ति संपन्न देश ना माना जाए, इसके लिए चाइना ने दादागिरी करते हुए 1995 में एनपीटी को आगे बढ़ा दिया, एनएसजी आगे आ गई, सीटीबीटी आ गई, लेकिन भारत ने किसी भी दबाव में भारत नहीं आया और बिना दबाव में आए 1998 में भारत ने परमाणु बम का टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद भारत को लोन देना बंद कर दिया गया वर्ल्ड बैंक की ओर से, आईएमएफ की ओर से। भारत को जो विदेशी सहयोग मिलता था वो सहयोग बंद कर दिया गया। टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर से बैन लगा दिए गए। भारत को हथियार नहीं देंगे, भारत को किसी इंटरनेशनल लेवल की सदस्यता नहीं देंगे, ये सारे बैन भारत के ऊपर लगाए गए। लेकिन भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं। भारत ने जो परमाणु बम बनाया था वो अपने देश की मेधा शक्ति के बल पर एक अपना प्रोप्राइटरी सिस्टम, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। भारत के परमाणु बम बनाने के बाद ही 1976 में ही चाइना और पाकिस्तान ने संधि कर ली। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान चाइना के पास जाता है और भारत के दुश्मन के रूप में चाइना पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने का काम करता है, मिसाइल और टेक्नोलॉजी देने का काम करता है। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल कादिर खान नाम के AK खान नाम के एक वैज्ञानिक को नीदरलैंड के एक न्यूक्लियर सेंटर में, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने के लिए, नौकरी करने के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर AK खान ISI के एक एजेंट होते हैं। वो नीदरलैंड के इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है जिससे परमाणु बम बनाया जा सके, जिससे न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सके, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स की चोरी करते हैं, डिजाइन की चोरी करते हैं, टेक्निक की चोरी करते हैं। चोरी करके वो पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। नीदरलैंड में डॉक्टर AK खान के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इधर चाइना चोरी छुपे चोरी से अपने न्यूक्लियर पावर की, परमाणु बम की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे देता है। 1998 में ही भारत के परमाणु टेस्ट करने के 15 दिन बाद पाकिस्तान भी परमाणु बम का टेस्ट करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया हूं। लेकिन पाकिस्तान का परमाणु टेस्ट, पाकिस्तान का परमाणु बम वो खुद का डेवलप किया हुआ, स्वदेशी के रास्ते पर, स्वावलंबन के रास्ते पर बनाया हुआ परमाणु बम नहीं था। वो केवल चुराया हुआ, केवल कॉपी पेस्ट किया हुआ परमाणु बम था। तो पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है, भारत बनाता है। भारत की भूमिका पूरी दुनिया की नज़रों में बढ़ जाती है। पहले सैंक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के अंदर चुनी हुई संसद है। भारत में मिलिट्री राज नहीं है। भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां पर कभी भी सेना तख्ता पलट कर सकती है। भारत की एक रेपुटेशन है, भारत के अंदर एक संविधान का राज है। भारत की सरकार, भारत पूरा देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है और भारत के अंदर जुडिशरी बहुत स्ट्रोंग है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। इसके साथ साथ भारत की विधायिका, भारत की कार्यपालिका बहुत स्ट्रोंग है और भारत पूरा सिस्टम से काम करता है। तो भारत ने उस समय संकल्प लिया कि भारत ने परमाणु बम तो बनाया है, लेकिन भारत परमाणु बम का प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा। दूसरा, भारत ने एक संकल्प लिया कि भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कामों के लिए करेगा। तीसरा, भारत ने अपने उस संकल्प को, खुद के अपने परमाणु के सिद्धांत को पूरी दुनिया को बताया कि भारत ऐसे किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा जो खुद परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। जिसके पास परमाणु बम नहीं है, ऐसे देश के ऊपर भारत न्यूक्लियर बम का प्रयोग नहीं करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने भारत के बारे में महसूस किया और भारत का कद पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ता गया। जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो कहीं पीछे छूट गए और भारत इस प्रकार से स्वदेशी के रास्ते पर चलकर स्वावलंबी देश बना। टेक्निक कैसे होती है, भारत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार से सबसे महान रहा है, उसका एक उदाहरण भारत किस प्रकार से परमाणु शक्ति संपन्न बना वो ये है। भारत के पड़ोस में चीन है। चीन के पास 200 परमाणु बम हैं। हम यदि बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के पास 6000 परमाणु बम हैं। हम यदि बात करें रूस की तो रूस के पास भी लगभग 6000 परमाणु बम हैं। हम यूके और फ्रांस की बात करें तो इनके पास भी लगभग 1200 परमाणु बम इनके पास हैं। तो अभी चाइना ने इस कोरोना के काल में दोबारा से परमाणु बम का टेस्ट किया है और दोबारा से परमाणु बम का टेस्ट करते हुए अभी चाइना के इरादे साफ साफ दिख रहे हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका के पास यदि 6000 परमाणु बम हैं
मेरे पास 200 हैं, तो हमें अपने बमों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1000 करनी है। तो अपने देश में, जिस देश के सरहदों के ऊपर सदा तनाव रहता हो, जिस देश के पड़ोस में चीन जैसा धूर्त, चीन जैसा मक्कार देश हो, उस देश को स्वदेशी के रास्ते पर चलकर स्वावलंबी बनना ही पड़ेगा, शक्ति संपन्न बनना ही पड़ेगा। अगर वो देश शक्ति संपन्न और स्वावलंबी नहीं बनेगा तो वो देश सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो देश जीवित नहीं रह पाएगा। ये हमारी परमाणु बम की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? एक स्वदेशी व्यक्ति जो विदेशी था, लेकिन विदेशी होते हुए भी जो स्वदेशी बन गए अपनी पीढ़ियों से, पारसी समुदाय के टाटा ग्रुप ने से एक स्वदेशी कंपनी टाटा बनाई। एक स्वदेशी कंपनी बनती है तो देश कैसे खड़ा होता है, देश कैसे जागता है। टाटा बनाई तो टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया 1945 में। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर भाभा आए, डॉक्टर सेठना आए और बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से रिसर्च साइंटिस्ट विदेशों से भारत में आए। भारत में साइंस का अध्याय जो पिछले 700-800 सालों से, जो विदेशी आक्रमण के समय जो हमारा ज्ञान विज्ञान जला दिया गया, जो दबा दिया गया, जो हमारे ज्ञान विज्ञान की लो जो मंद पड़ गई थी, उस लो को दोबारा से जलाने का और जगाने का काम किया। भारत विज्ञान के क्षेत्र में दोबारा से भारत ने एक नया पन्ना खोला और स्वदेशी के रास्ते पर, स्वदेशी विज्ञान के रास्ते पर, स्वदेशी तकनीक के रास्ते पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर रामन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन, उसके बाद डॉक्टर सेठना, डॉक्टर वसंतराथ चौधरी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, और उसके बाद ये पीढ़ी आगे स्थानांतरित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाया। इसके मूल में स्वदेशी का दर्शन है। आगे आज भारत की शक्ति क्या है, भारत कहाँ खड़ा है, इसकी हम बात करें तो मैं आपको 6 महीने पहले की एक बात बताना चाहता हूं। हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिन में एक ट्वीट किया कि 45 मिनट बाद मैं आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूं। और 45 मिनट बाद उन्होंने खबर दी कि धरती से दूर अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो 300 किलोमीटर ऊपर धरती की कक्षा के बाहर है, धरती की कक्षा में है, अंतरिक्ष में है, उसको मात्र 3 मिनट में भारत की मिसाइल ने मार गिराया। अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट को मार गिराना, सैटेलाइट को बेधना, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज दुनिया के 2-3 देशों के पास है। रूस को इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में 20 साल का समय लगा, अमेरिका को 20 साल का समय लगा, और वही टेक्नोलॉजी भारत ने आज पूरी दुनिया के सामने करके दिखा दी। देखिए, सैटेलाइट धरती से 300 किलोमीटर ऊपर है, सैटेलाइट अपनी एक गति से मूव कर रहा है। सैटेलाइट का साइज क्या है? कुछ मीटर का उसका साइज है। धरती से हम मिसाइल छोड़ेंगे तो मिसाइल की प्रति सेकंड की गति क्या होगी? धरती खुद घूम रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, वातावरण का इफेक्ट है। बहती हुई जब तक वो कक्षा से नहीं निकलती तब तक धरती का प्रेशर कुछ और है, अंतरिक्ष का प्रेशर कुछ और है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके 3 मिनट के अंदर उस सैटेलाइट को मार गिराना, ये मिसाइल बनाना, ये हाईली प्रेसिजन वर्क है, हाईली कैलकुलेशन का वर्क है। इसको, उस मिसाइल के अंदर विस्फोटक क्या होगा, किस गति से वो मिसाइल चलेगी, वो मिसाइल किस एंगल के ऊपर छोड़ी जाएगी कि सैटेलाइट के साथ बिल्कुल टकराए। सेकंड की बात छोड़ दीजिए, मिनट घंटों की बात छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के यदि 1,00,000वां हिस्सा कर दिया जाए, उस लाखवें हिस्से का भी यदि अंतर आ जाए तो 300 किलोमीटर दूर से यदि कोई मिसाइल छोड़ी जाए और उससे सैटेलाइट को हिट करना हो तो कैलकुलेशन में यदि माइक्रो सेकंड की भी गड़बड़ हो जाए तो वो मिसाइल उस सैटेलाइट को हिट नहीं कर सकती, वो सैटेलाइट के दाएं बाएं से निकल जाएगी। तो ऐसी कठिन गणना और ऐसी कठिन मिसाइल बनाने का काम आज भारत में हो रहा है। और ये मिसाइल यदि आज भारत बना पा रहा है तो इस मिसाइल बनाने के मूल में, भारत के मूल में स्वदेशी का दर्शन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने ये खड़ा किया है तो आज भारत सैटेलाइट को मार सकता है। सैटेलाइट को मारने के साथ साथ अमेरिका को जहां 20-20 साल इसके लिए लगे तो भारत ने यह काम कर दिया। भारत ने आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाई है। अब ये ब्रह्मोस क्या, देखिए मिसाइल 2 प्रकार की होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसके पीछे बारूद होता है, मिसाइल में आपने लाग लगा दी, मिसाइल उड़कर जाएगी, एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट तय करेगी और उड़कर जाने के बाद एक गति तय करेगी, उसके बाद ग्रेविटी से वो गिरती है। दूसरी मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? एक तरीके से जैसे हवाई जहाज के अंदर इंजन है,
उस मिसाइल के अंदर इंजन लगा होता है और वो इंजन गाइडेड होता है। वो एक तरीके से गाइडेड मिसाइल होती है, वो केवल ग्रेविटी के अनुसार, प्रोजेक्टाइल मोशन के अनुसार नहीं गिरती। वो मिसाइल अपनी जब एक जगह से उड़ती है तो वो जो टारगेट मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई टारगेट ऐसा है जो आज एक पोजीशन पर है, 10 मिनट बाद उसकी पोजीशन बदलने वाली है, तो उस टारगेट को सेट करके उसके अंदर अपना एक रडार सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अपनी उसकी गति तय होती है। वो एक बार ऊपर जा सकती है, ऊपर जाकर वो नीचे आ सकती है, नीचे जाकर फिर ऊपर जा सकती है, मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकती है। ऐसी मिसाइल जो पहाड़ियों के बीच में कोई गुफा हो, उस गुफा के अंदर यदि कोई दुश्मन छुपा हो तो उस दुश्मन को भी भेद सकती है, उस टारगेट को भी मार सकती है। वैसी मिसाइल को ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और एक रूस की नदी, इन रूस और भारत की नदियों के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत ने मिलकर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर भारत के अंदर रूस के मार्गदर्शन के साथ, सहयोग के साथ ये खड़ी की गई है, ये बनाई गई है। और आज भारत 2000 ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल बनाना चाहता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? ये 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और जब ये उड़ती है तो कई बार जमीन से 10 मीटर ऊपर उड़ती है, और जब ये 10 मीटर ऊपर उड़ती है तो ये रडार की पकड़ में नहीं आती। ये जब उड़ती है तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से उड़ती है, रडार की पकड़ में नहीं आती। एक बार इसको दाग दिया तो ये ऐसा है कि फायर एंड फॉरगेट, एक बार दाग दिया तो दाग देने के बाद, एक बार इसको मिसाइल को टारगेट देने के बाद, छोड़ने के बाद ये टारगेट को हिट करके आती है। और भारत ने चाइना के पर कतरने के लिए इस ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को दिलवाया है, वियतनाम में तैनात किया है। मलक्का की स्टेट में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का काम भारत ने किया है। ये ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो स्वदेशी के रास्ते पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिसको डेवलप किया है, इस मिसाइल के नाम से पाकिस्तान भी थर-थर कांपता है। ये ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो जमीन से समुद्र में, हवा में, हवा से समुद्र में, जमीन से हवा में, हवा से जमीन में, हवा से समुद्र में, मतलब हवा, जमीन और समुद्र में कहीं से कहीं पर मार कर सकती है। देखिए, पूरी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए और चीन, जो जमीन से हवा में, हवा से जमीन से समुद्र में, समुद्र से हवा में, समुद्र से सतह पर मार कर सकते हैं। और छठा देश केवल भारत है जिसने K4 जैसी मिसाइल बनाई है। ये K4 ऐसी, जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, ये ऐसी हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। ये मिसाइल आपने एक बार छोड़ दी तो फिर आप भूल जाइए, ये टारगेट को हिट करके आती है। तो ब्रह्मोस से भी उन्नत K4 मिसाइल भारत बना चुका है। K5 बनाने की योजना पर काम चल रहा है। और देखिए, पूरी दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल का एक ग्रुप बना हुआ है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप तय करता है कि कोई भी देश 5000, 10,000, 15,000 किलोमीटर से दूर मार करने वाली मिसाइल नहीं बनाएगा। उसके नियम तय हैं। देश बना सकते हैं लेकिन उसके ऊपर कानून बनाया हुआ है। तो देश, दुनिया के कई देश चोरी छुपे अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस करके रखते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के सामने बताते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। तो भारत के अंदर भी भारत की वैज्ञानिक मेधा ऐसी है, हम इस बात को ऑफिशियल नहीं कह सकते, लेकिन हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं और ऐसा होना चाहिए। अपने देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी जितनी हम देखते हैं, जितनी हमें बताई जाती है, उससे कहीं ज़्यादा उन्नत होनी चाहिए, उन्नत है। अपने देश में कैसी मिसाइल बनाई हैं? अपने देश में ऐसी ऐसी मिसाइल बनाई हुई हैं कि आप देखेंगे कि जो K4 मिसाइल है, ये K4, K5 जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर है, 1 टन विस्फोटक ये लेकर साथ जा सकती हैं। आगे इन K4 के ग्रुप को और आगे बढ़ाने की योजना भारत के अंदर लगातार चल रही है। हमारे यहाँ अग्नि मिसाइल बनाई हुई है, अग्नि 1 मिसाइल बनाई हुई है जिसकी मार 1000 किलोमीटर है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 6000 किलोमीटर। भारत के पास जो अग्नि 5 है वो 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप के ऊपर मार कर सकती है। भारत की मिसाइल की जद में लगभग हम बात करें तो पूरा चाइना आता है। आज यदि भारत के पास ब्रह्मोस है, K4 है, न्यूक्लियर पावर है, तो चाइना को आज पता है सीमा के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश करता है लेकिन गोली चलाने की कोशिश नहीं करता,
क्योंकि आज चाइना को पता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है। भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में था। 1962 में भारत के अंदर कोई मिसाइल नहीं बनती थी, कोई परमाणु बम बना हुआ नहीं था। आज भारत के पास मिसाइल केवल पृथ्वी और ब्रह्मोस नहीं है, भारत के पास जैसी आवश्यकता है वैसी मिसाइल भारत के अंदर भारत में बनाई हुई हैं। किस प्रकार की मिसाइल बनाई हुई हैं? जमीन से हवा, हवा से जमीन से मार करने वाली पृथ्वी बनाई हुई है। पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग P2 P3 बनाई हुई है, धनुष बनाई हुई है, अग्नि बनाई हुई है, अग्नि के साथ सागरिका बनाई हुई है। भारत के अंदर मिसाइल बनाई हुई है शौर्य, प्रहार, विभूति, नाग। ये सारी मिसाइल ऐसी हैं जो कस्टमाइज मिसाइल है। कोई टैंक के लिए है, कोई हेलीकॉप्टर के लिए है, कोई परमाणु पनडुब्बी में बनाने के लिए है। तो ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, परमाणु बम की टेक्नोलॉजी आज यदि भारत के पास है तो इसके मूल में हमारे स्वदेशी वैज्ञानिकों का स्वदेशी प्रेम है। एक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मन में स्वदेशी के प्रति आग्रह नहीं होता तो वो विदेश की ऐशो आराम की नौकरी छोड़कर भारत नहीं आते। डॉक्टर सेठना नहीं आते तो भारत आज जहां पर है वहां पर नहीं पहुंचा होता। यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन में स्वदेशी के लिए प्रेम नहीं होता तो वो भारत को छोड़कर, उनके पास बहुत से ऑफर थे, वो कहते थे कि आप जो मांगेंगे उतनी सैलरी, वो पद हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप बस मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे देश में आकर चलाएं। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सेठना, इन्होंने ऐशो आराम को तवज्जो नहीं दी। ऐशो आराम की जगह स्वदेशी, स्वदेश प्रेम, मातृभूमि के प्रेम और देश प्रेम को महत्व दिया। तो आज भारत विश्व गुरु भारत है। हमें देश के जन जन के अंदर, देश के युवा युवा के अंदर स्वदेशी का, स्वावलंबन का प्रेम जगाना है और इसके लिए उनके अंदर आत्मगौरव के भाव भरने हैं। इस आत्मगौरव के भाव को भरने के लिए आप सब प्रतिदिन देखिए वैदिक चैनल पर राष्ट्र गौरव का कार्यक्रम ठीक 7:30 बजे, और इस कार्यक्रम के बारे में दूसरे लोगों को बताइए। यह एपिसोड आपने देखा है, आपका मन है दूसरे लोगों को आप ये दिखाएं, तो आप भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। राष्ट्र गौरव के नाम से चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप ये वीडियो खुद देखें, इसका लिंक व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में।